जोशी जी, आधा ग्लास भरा आधा ग्लास खाली जैसी स्थिति है। और आपने तो वो दौर भी देखा है, हमें ज्ञानी जैल सिंह जी वाला दौर याद है। वो बिल साहब ने, हम लोगों ने उसको उस समय हम लोग पढ़ रहे थे, आप तो रिपोर्ट कर रहे थे। तो आप ये निरंकुशता की ओर है या जो कुछ हम इसमें उम्मीद इस सरकार में? जोशी जी। देखिए संजीव जी, मैंने अपने दोनों वरिष्ठ पैनलिस्ट को सुना और मैं तो उनकी काफी बातों से लगभग सहमत हूं। मैं तो इसको एक राजनीतिक दृष्टि से देखूंगा, उन्होंने वैधानिक दृष्टि से देखा है, मैं इसको थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि मैं कानून का छात्र तो हूं नहीं, पॉलिटिकल जिंदगी में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है। दरअसल क्या है कि एक तो हमारे गवई साहब के बारे में बड़ा अच्छा किसी ने कमेंट किया कि गवई साहब जाते जाते चंद्रचूड़ बन गए, जाते जाते, यानी अब 2 दिन के बाद तो वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो वो चंद्रचूड़ बन गए। चंद्रचूड़ साहब ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी, अच्छा सब जानते हैं, सब बात हम सब जानते हैं। और आखिर भैया में क्या निकला? मैं चाहूंगा, मैं टोक रहा हूं। हम बहुत दिन से करेंगे, ये आए तो बहुत अच्छा होगा, ये आए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब जाने हाँ, लगते हैं तो हम जिक्र करते हैं बार बार, हर बार मैं वही बात रहा हूँ। तो आखिर जी। में क्या हुआ, उन्होंने भी कहा कि आस्था के आधार पर हमने वो अयोध्या मंदिर का फैसला सुनाया था, अब इन्होंने भी वही कर दिया। देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात है नरेटिव की, ये ओपिनियन है या नहीं है, ये तो और रिव्यू होगी या नहीं होगी, ये तो बात की बात है। एक नैरेटिव बन गया है पिछले, जो जब से ये आया है, कि अरे भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब तक राष्ट्रपति चाहे, गवर्नर चाहे, जब तक रख सकता है। जो औसत व्यक्ति जो सोचेगा, वो पाचा साहब की तरह बारीकियों में नहीं जाएगा कि भाई ओपिनियन है नहीं है। वो तो मोटा मोटी एक जनरल इंप्रेशन है कि भाई ये ठीक है, हम कोई टाइम लाइन तय नहीं कर सकते, राष्ट्रपति जब तक चाहे, गवर्नर जब तक चाहे। यहाँ से अब एक चीज को मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल तक जो हमारी दिल्ली सरकार की, जो आप पार्टी की दिल्ली सरकार और ये केंद्र सरकार आपस में कितनी मुठभेड़ होती रही और कोई काम हो नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार हस्तक्षेप किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको यहाँ तक कि अपॉइंट करने का वो भी पावर से छीन ली। तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है, अगर मान लीजिए आप 1 साल 2 साल 5 साल तक अगर आप किसी बिल पर बैठे रहते हैं और बिल आपका जन कल्याण से संबंधित है, सब मान लीजिए एजुकेशन से संबंधित है, हेल्थ केयर से संबंधित है, और बड़ी जो बहुत ही बेसिक बुनियादी चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, और आप उसमें 2 से 3 साल बैठे रहे, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी बैठे रहे, तो उसका 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 खामियाजा कौन भुगतेगा? उसका खामियाजा प्रदेश सरकार भुगतेगी। और ये क्या जनता इत्तेफाक है जनता कोशिश कि तो जनता जनता ज्यादा भोगेगी, जनता के साथ में सब मैं कुछ खिला। नहीं, जाहिर है, लेकिन बदनाम जो होगी वो तो सरकार होगी, लेकिन जनता तो भुगतेगी और आज भी भुगत रही है। बदनाम तो सरकार होगी क्योंकि उसने सरकार को चुना है, और जो पार्टी शासन में है, चाहे डीएमके जैसे तमिलनाडु में, वो बदनाम हो गई, साहब कोई काम ही नहीं हो रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसको हमको बड़े बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि पूरा संपूर्ण संघ परिवार जो है वो एक छत्र राज चाहता है। यानी उनका शुरू से उनका एक एजेंडा बड़ा, और वो अपने एजेंडे पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, एक छत्र राज हो, और ये दूसरी पर वो तो पहले भी कह चुके हैं कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो खुल करके ऐलान कर चुके हैं। इसका मतलब कि आपको विपक्ष स्वीकार ही नहीं है। क्या ये इत्तेफाक है कि जितनी भी समस्याएं हैं वो गैर भाजपा सरकारों में ही है? चाहे वो पश्चिम बंगाल ले लीजिए, वो तमिलनाडु ले लीजिए, शेर जम्मू एंड कश्मीर ले लीजिए, दिल्ली का पहले आप सरकार के जमाने का ले लीजिए। अब क्या बात है कि जब आपकी पार्टी की सरकार बन गई तो काम धड़ाधड़ धड़ाधड़ हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप फेडरल स्ट्रक्चर में, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश के अंदर, उसमें आपकी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। आप उसको माने, चाहे इसके लिए 5 साल लग जाए, 1 साल, आप धीरे धीरे चाहते हैं कि एक छत्र राज हो
और इसके लिए दूसरे एसआईआर के माध्यम से जो वोट चोरी का हर जगह चला, और मैं बिहार को एक प्रयोगशाला के, मैंने पहले भी कहा, बिहार वोट चोरी की एक जबरदस्त प्रयोगशाला है। अब वो देखना चाहते हैं कि बिहार में जिस ढंग से वोट डकैती हुई, चोरी भी नहीं डकैती हुई, उसका कितना असर जनता पे पड़ता है, जनता उसको किस रूप में लेती है। अगर जनता स्वीकार कर लेगी अरे यार ठीक है तो वो है, तो फिर वो बच्चे अगला साल पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है, और इसके बाद मतलब और जहां जहां है तमिलनाडु वहां भी होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जैसे कि 2002 में उन्होंने गुजरात को कम्युनलिज्म की एक प्रयोगशाला बनाया था, इसी तरह वोट चोरी की और वोट डकैती की प्रयोगशाला उन्होंने बिहार को बनाया। ऐसी इस पृष्ठभूमि में जो सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन आई है, चलिए मैं फैसला नहीं ओपिनियन मानता हूँ, ओपिनियन आई है, उसका सर तो उसका जो माइलेज मिलेगा, पॉलिटिकल माइलेज और सोशल माइलेज, वो तो संपूर्ण संघ परिवार को मिलेगा कि भाई देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया, हम जो कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे अनुकूल काम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि इनडायरेक्टली आप जो गैर भाजपा सरकारें उसको ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि अगर हमारी ये बात नहीं मानी तो हम देखिए उसके ऊपर बैठ जाएंगे, हमारा राज्यपाल उसके ऊपर बैठ जाएगा, उसके बिल के ऊपर, और वो अनिश्चित काल तक बैठे रहेगा। तब आप क्या करें? तो ये एक समस्या है, इसके बड़े दूरगामी परिणाम। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ अंत में कि ये एक निर्वाचित तानाशाही की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि बड़ा गंभीर और संगीन मामला। बस इतना भी तो जी मैं भी आशावादी हूँ, मैं भी आशावादी हूँ, मैंने आशा उम्मीद नहीं छोड़ी है, ये हमेशा रहने वाली नहीं, इन्हें ये भ्रम है कि हम अमर हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपने विपक्ष की बात कही, हमें विपक्ष को अब नई ढंग से सोचने की जरूरत है। शायद आपको मैं याद दिला दूं, राहुल गांधी पिछले 3 साल से लगातार एक बात को रेखांकित करते आ रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। इसका मतलब ये नहीं कि राज सत्ता पर कब्जा कर लें, वो ही नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई, क्योंकि आपका सामना एक संघ परिवार से है, यानी मोदी वगैरह तो खैर मुखौटा है, लेकिन असली संघ परिवार से है। जैसे कल परसों ही मोहन भागवत जी ने कहा कि जो हिंदू को मानेगा, जो हमारे हिंदू संस्कार को मानेगा, वो ये परसों ही कहा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लड़ाई विचारधारा से, यानी आइडिया ऑफ इंडिया को ये ध्वस्त करना चाहते हैं। इसके लिए मेरा ये अभी आज ही मैंने लिखा है जगह कि ये जो इंडिया अलायंस के जो जितने भी घटक हैं, मुख्य रूप से घटक तो कांग्रेस है, कांग्रेस को अपना ढांचा मजबूत करना पड़ेगा। कई प्रदेशों में कांग्रेस का ढांचा नहीं है, जैसे कि दिल्ली में नहीं है, अलग अलग लंबी बहस का विषय, वो करते रहे। एक संक्षेप में कर रहा हूँ। इसलिए इंडिया घटक को, अपने घटकों को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उस विचारधारा को सामने लाना पड़ेगा, और अंत में जैसा कि अभी हमारे पूर्व पैनलिस्ट साहब ने कहा कि जन आंदोलन, प्राचार्य जी ने कहा था, जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता, कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है, क्योंकि ये जो सब दरवाजे सब जगह से बंद होते जा रहे हैं, तो हमें जनता के बीच ही जाना पड़ेगा। अब जाने की रणनीति कैसी हो, उसका तरीका कैसा हो, इसके अच्छी खासी इसकी मीटिंग बुलाई भी है अगले महीने, और उसमें इस वक्त विस्तार से किया जाएगा, और रामलीला ग्राउंड में भी इसकी एक मीटिंग होने वाली है। तो मैं समझता हूँ जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं।